Hello students, I hope you all are doing well, and this is the video number 2 of class 9th economics lesson number 1, that is the story of a village, Palampur students. So students, in this video let's begin from the further part. शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. So here is a table students, एक टेबल है. लेट्स इसको पढ़ते हैं. इसके बाद कहीं ना कहीं इसके बेसिस पर there is a very good knowledge students. So this chapter is lengthy students, but you can learn a lots of things about the economics, that why economics is necessary to have in class 9th and 10th and for according to the social point of view also. So students, let's start. शुरू करते हैं. Here look at this chart my dear kids. There is a chart of year wise, okay, and it's a 1951 cultivated area in million hectares. कितना एरिया कल्टीवेट होता है खेती के लिए. सो 1950 to 51 it is 129 million, and in 2000 to 2001 it was 156 million, and yearly you can see that it is around 156 155. कहीं ना कहीं जो एवरेज फिगर है वो उतना ही है. So students, it means that initially there was a very less cultivable land, but now it is sufficient. अब कहीं ना कहीं जो है लैंड जो है वो कल्टीवेबल लैंड वो सफिशिएंट हो चुकी है. अब आप कहोगे कि सर शुरू में तो इट इज़ लेस एंड नाउ इट शुड बी ऑल्सो इंक्रीजिंग, जैसे कि सब चीज़ इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अराउंड 37-38 करोड़, एंड नाउ इट हैज़ क्रॉस्ड 130 करोड़. So at least we should need a more cultivable area so that we can feed our population. Yes students, we need a more cultivable area, but also the population is massive, so to feed to that population there is a immense requirement of home and shelter. Then there is a immense requirement of factories. There is a immense requirement of other things also. ज़रूरत है ना सभी चीज़ की, तभी तो डेवलपमेंट होगा. अब खेती पर ही निर्भर रह के बाकी चीज़ों से तो नहीं हो सकता, तो और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बात की गई है. यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग. कहीं ना कहीं एक ज़मीन से हम अलग अलग प्रोडक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीपल क्रॉपिंग. द अदर वे टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स. अदर वे जो होते हैं मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स के क्या है देखो स्टूडेंट्स. फॉर हायर यील्ड, अच्छी उपज के लिए. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Yield क्या होता है? क्रॉप प्रोड्यूस होता है एक गिवन पीस ऑफ लैंड में, एक ज़मीन पर एक सिंगल सीजन में कितना यील्ड हुआ है, कितनी उपज हुई है एक पर्टिकुलर में. टिल द मिड 1960s, 1960 से 65 के टाइम पीरियड पे द सीड्स यूज्ड इन कल्टिवेशंस वर ट्रेडिशनल वर्थ रिलेटिवली लो यील्ड्स. जो सीड्स यूज़ होते थे वो बहुत लेस होते थे, लेस कल्टिवेबल होते थे वो. तो देखो स्टूडेंट्स, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी बताऊंगा आपको. तो उससे क्या होता था कि उसमें जो अगर प्लांटिंग या क्रॉप की भी जाती थी, क्रॉपिंग की जाती थी, तो एट दैट टाइम द आउटपुट वाज वेरी लो. ट्रेडिशनल सीड्स होते थे. द सीड्स वर स्टोर्ड बाय द फार्मर फॉर अ ईयर लॉन्ग, एंड व्हेन द वेदर विल कम, व्हेन द सीजन विल कम, देन द फार्मर यूज दैट सीड फॉर द क्रॉपिंग. सो द प्रोडक्शन वॉज वेरी लेस. ट्रेडिशनल सीड्स नीड्स लेस इरीगेशन, इसमें सिंचाई कम लगती है. एंड फार्मर यूज़ काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर. और जो फार्मर्स होते थे उसमें काउ डंग, गाय का गोबर, और अदर जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते थे उनको यूज़ करते थे. ऑल दिस वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम. ये कहीं ना कहीं सभी फार्मर्स के पास अवेलेबल होता था माय डियर किड्स. लेकिन आपने सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री, अवर एक्स प्राइम मिनिस्टर, हैज़ गिवन अ वेरी वेरी फेमस स्लोगन, जय जवान जय किसान. उसी के बाद जो जय किसान का नारा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने का ही नारा था स्टूडेंट्स. सो द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1916 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स. जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है जो 1960s में हुआ था, उसने क्या हुआ, फार्मर को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे कि व्हीट और राइस के अच्छी उपज वाले सीड्स बनाए गए कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स. उससे पहले जो सीड्स यूज होते थे उसके बाद में ये जो सीड्स का यूज़ किया जाता था, तो जो कल्टीवेशंस होता था, जो खेती होती थी, वो बहुत अच्छी होती थी. HY सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन इन अ सिंगल प्लांट. ये ज़्यादा अनाज देते थे. एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार ग्रेटर क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स. इससे क्या होता था कि अब उस पर्टिकुलर सीड्स की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर सीड्स, द आउटपुट इज वॉज मैसिव. आउटपुट जो होता है बहुत मैसिव होता था. एंड HYV सीड्स हाउएवर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर. इनको पानी तो चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए.
हाई yield वर प्रोबेबली प्रोड्यूस फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स। हायर यील्ड्स क्या होता था, सिर्फ यही होता था कि अच्छे सीड्स हों, अच्छी सिंचाई हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी अच्छे से यूज़ हो। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर फर्स्ट टू ट्राई आउट मॉडर्न फार्मिंग। जो फार्मर्स थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सबसे पहले ट्राई किया। द फार्मर इन दिस रीजन्स, इनके लिए क्या मिला, ट्यूबवेल्स मिला, HYV मिले, केमिकल फर्टिलाइजर्स मिले और पेस्टिसाइड्स भी मिले। Some of them have formed farm machinery, tractors, threshers, which made plugging very harvesting faster. कुछ लोगों ने मॉडर्न मशीनरीज परचेज की और उसकी वजह से क्या हुआ, द रिवॉर्ड वॉज वेरी गुड। In the Palampur, the yield of wheat grown from the traditional variety was 1300 kg per hectare. With the HYV seed, the yield up to 3200 kg per hectare. ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से पहले द कल्टिवेशन इन पालमपुर विलेज वॉज 1300 पर हेक्टर। 1300 किलो जो होता था, 1300 kg जो होता था वीट होता था पर हेक्टर पे। बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड इट हैज़ इंक्रीज 3200 kg, इतना ज़्यादा। सो यू कैन सी दैट कि टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन माय डियर किड्स। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। वीट के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। फार्मर्स के पास अब ज़्यादा अनाज हो गया था, तो घर पे रखने के बाद वो मार्केट में सरप्लस भी बेचते थे, जिससे कि गवर्नमेंट के पास भी सरप्लस अनाज होता था। ड्यू टू एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी द गवर्नमेंट कैन यूज इट इजीली एंड एज वेल एज आफ्टर दैट एंड एज वेल एज फार्मर कैन अर्न द इनकम। मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद द कैश देन बिफोर बाय। मॉडर्न फार्मिंग जो होता था उससे क्या होता था, फार्मर को स्टार्ट अच्छे कैश देता था पहले से ज़्यादा। अब उसके पास जो किसान के पास थी जो इनकम्स थी वो ज़्यादा हो गई थी। स्टूडेंट, विल द लैंड सस्टेन, क्या ज़मीन सह पाती थी, ज़मीन मतलब टिक पाती थी। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू केयरफुल इन इट्स यूज। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज़ वेरी इट रिक्वायर्स अ वेरी गुड केयर। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overviewed the natural resource base. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है वो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स बेस को ज़्यादा यूज़ करती थी। फॉर एग्जांपल एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पेस्टिसाइड्स, somehow they damage the land also. In many areas, green revolution is associated with the loss of fertility due to the increased use of chemical fertilizer. मैनी एरियाज़ में ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, फर्टिलिटी सॉइल की उपज कम हो गई क्योंकि फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ हुए। कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज लेड टू द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। और साथ ही साथ इरीगेशन के लिए जो ग्राउंड वाटर का यूज़ किया गया उससे क्या हुआ, वाटर का जो लेवल है वो कम हो गया। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट ओवर द ईयर। एनवायरमेंट में सॉइल फर्टिलिटी और जो ग्राउंड वाटर वो कई सालों लग जाते हैं उनको बनने में, तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी के आने की वजह से वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो गए। वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम। और कहीं ना कहीं एक बार जब ख़राब हो जाते हैं तो उनको दोबारा सही करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस एनवायरनमेंट। यहाँ पे बता रहे कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। नाउ लुक एट दिस चार्ट स्टूडेंट्स। इस चार्ट को देखिए 1965 to 67 to 2017 and 18 प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज एंड वीट, जो अनाज होते हैं दाल होती है उनका जो प्रोडक्शन होता है 10 मिलियन टन्स होता था 65-66 ग्रीन रिवॉल्यूशन की जस्ट बिगिनिंग में। नाउ इट हैज़ रीच टू 24। देखिए अब कितना ज़्यादा हो गया। देन द वीट वॉज 10 एंड नाउ इट इज़ 97 मिलियन टन्स स्टूडेंट्स। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन बट स्टिल द पॉपुलेशन इज़ वेरी इमेंस, सो वी नीड अ एक्सेस केयर फॉर दैट। ओके, नाउ हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो स्टूडेंट्स हियर इज दैट यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपको पता चल गया होगा कि लैंड क्यों इतना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली द पीपल एंगेज इन हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कन्वर्जन। अनफॉर्चुनेटली सभी के पास देयर इज़ नॉट अ वेरी प्रॉपर लैंड फॉर द कल्टिवेशन। पालमपुर 1/3 ऑफ द 450 फैमिली आर लैंडलेस। पालमपुर में 450 1/3 है, मतलब दैट इज़ द 450 दैट इज़ द 1/3 दैट इज़ कर देते हैं तो दैट इज़ द अराउंड 150 जो फैमिलीज़ होती है वो दलित है और उनके पास कोई भी लैंड नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिली हु ओन, और जो बाकी रिमेनिंग फैमिली है ओके लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल ऑफ लैंड। और कुछ ऐसी लैंड है 240 फैमिली जिसके पास कम लैंड है 2 हेक्टेयर्स इन साइज। सो कल्टिवेशन यहाँ पर भी है, उनके पास ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर, दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। यहाँ पर देखो जो बड़े ज़मीन है, जो ज़्यादा ज़मीन है वो कम ही लोग के पास है। ऑन द अदर हैंड मोर देन द हाफ ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट आर क्वाइट इन लार्ज। और कुछ लोगों के पास ही बड़ी ज़मीनें हैं।
इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर। पालमपुर में 60 परिवार ऐसे जिनके पास बड़े खेत हैं, छोटे खेत हैं, 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। कुछ ऐसे भी फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर छोटे, जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं स्टूडेंट्स। ओके, एंड हु विल प्रोवाइड द लेबर। अलग अलग क्वेश्चन हर बार पूछे गए स्टूडेंट। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसिटी। सब कुछ करने के बाद से लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फार्मिंग के साथ देयर इज ए ग्रेट अमाउंट ऑफ हार्डवर्क ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट ओल्ड फैमिली। तो छोटे फार्मर्स अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कल्टिवेट करते हैं, एंड उनके साथ लेबर की जो होती है बड़े फार्मर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसमें। और मीडियम और लार्ज फार्मर्स को अपने जो लेबर्स होते हैं वो हायर करने पड़ते हैं माय डियर किड्स। ओके, नाउ फार्म लेबर्स कैन आइदर लैंडलेस लेबर्स और अ फैमिली कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। जो छोटे लेबर सोर्स होते हैं और लैंडलेस फैमिलीज होते हैं वो छोटी छोटी ज़मीनों को कल्टिवेट करते हैं। और जो फार्मर्स होते हैं डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड। जिसके पास ज़मीन नहीं होती वो कहीं और ज़मीन पर खेती करते हैं, उनका क्रॉप पर अधिकार भी नहीं होता है। तो इंस्टेड दे पेजेस वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क। तो उनको क्या होता है कि उनको तनख्वाह मिलती है, उनको दिहाड़ी मिलती है। वेजेस कैन बी यूज इन कैश और इन काइंड। वेजेस का कैश में यूज़ किया जा सकता है प्रकार में, जैसे क्रॉप्स में, जैसे कि अलग अलग प्रोग्राम में, जैसे तो पैसे मिल जाएंगे या फिर क्रॉप्स मिल जाएंगी। समटाइम्स लेबर्स को खाना वेजेस के फॉर्म में खाना मिलता है। वेजेस अलग अलग रीजन्स में अलग अलग होती है, कहीं क्रॉप्स मिलते हैं, कहीं एक फार्मिंग एक्टिविटी होती है, जैसे कि बुआई का अलग होता है, हार्वेस्टिंग का अलग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस होते हैं एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, जैसे कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे, बुआई के टाइम पे, फिर सोइंग के टाइम पे अलग अलग, कटाई के टाइम पे हार्वेस्टिंग एंड देन सोइंग, बुआई के टाइम पे अलग होता है। दैट इज लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड। कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं जो लेबरर्स होते हैं उनको डेली बेसिस पे रखा जाता है, कभी कभी सीजनल बेसिस पे रखा जाता है। तो लैंडलेस लेबर होते हैं जो डेली होते हैं उनकी तो इनकम डेली होती रहती है माय डियर किड्स। और जो सीजनल होते हैं जो हार्वेस्टिंग और सोइंग के टाइम पे सिर्फ यूज़ होता है, बाकी जो बीच का टाइम जो होता है जिसमें क्रॉप ग्रो करती है उस समय वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ओके, डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। एग्जाम्पल दिया गया, डाला जो है एक लैंडलेस फार्म लेबर है, एक ऐसा लेबर जिसके पास ज़मीन नहीं है और जो डेली वेज पालमपुर में काम करता है। वैसा ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, उसको डेली काम देखना पड़ता है। द मिनिमम वेज जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा वो 300 पर डे सेट किया गया है, बट डाला गेट्स ओनली 160। लेकिन डाला को कितना मिलता है? 160 रुपीज़। देयर इज़ अ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर अ वर्क अमंग द फार्म लेबर्स। तो हैवी कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है पालमपुर के विलेजेस में, वहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स हैं, तो इसलिए लोअर वेजेस में काम चलाना पड़ता है। डाला कभी कभी इस सिचुएशन को लेकर कंप्लेन भी करता है, जो कि एक अनदर फार्म लेबर है, एक रामकली, उससे कंप्लेन करता है। लेकिन बोथ जो डाला और रामकली है वो दोनों के दोनों पोरेस्ट फार्म लेबर्स हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग। कैपिटल क्या चाहिए देखो, सो आपने देखा होगा कि मॉडर्न फार्मिंग के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए क्या है, तो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स क्या होता है कि मनी को अरेंज करने के लिए वो लोग फार्मर्स, बड़े फार्मर से या फिर जो गांव के मनी लैंडर्स होते हैं उनसे उधार लेते हैं, जिससे कि वो अलग अलग इनपुट्स जो होते हैं जो लगते हैं खेती के लिए उसको यूज़ करते हैं। और जो ये जो मनी लैंडर्स हो, जो बड़े फार्मर्स होते हैं, ये जो पैसा तो देते हैं लेकिन उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट स्मॉल विलेजर्स, स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग। लेकिन उसी के डिफरेंस में देखें, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पैसे बचे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने कैपिटल को अच्छे से अरेंज कर देते हैं। तो उनके पास क्या होता है, हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, यू सेल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। उसके बाद ये बता रहा है कि कैसे ये सब सेव कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, बड़े खेत होते हैं तो उनकी इनकम ज़्यादा होती है, तो इस वजह से पैसा होता है। साथ ही साथ जो लो फार्मर्स को उन्होंने जो लोन दिया होता है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स उनके पास पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में ज़्यादा बच जाता है। ओके, सो हियर इज़ अ क्वेश्चन एंड आंसर टाइप ऑफ, यहाँ पे हम कर सकते हैं उसको, आप यू कैन डू इट। सेल ऑफ सरप्लस फार्मर के, लेट अस सपोज फार्मर जो है उसने वीट अपने ज़मीन पर प्रोड्यूस किया तीनों फैक्टर्स को प्रोडक्शन को यूज़ करके, वीट और हार्वेस्ट को अब प्रोडक्शन पूरी कंप्लीट हो गई। अब फार्मर क्या करेगा, तो फार्मर क्या करेगा कि अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए कुछ वीट रख देगा और बाकी जो वीट है मार्केट में बेच देगा। स्मॉल फार्मर जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल इसमें दिए गए हैं सविता और गोविंद के, उनके पास कम सरप्लस होगा उनका, क्योंकि प्रोडक्शन लो है, तो वो क्या करेंगे कि कुछ अपने लिए रख लेंगे। जो मीडियम फार्मर होंगे, बड़े फार्मर होंगे, वो क्या करेंगे कि वो देख लेंगे अपना जो फार्मर जो खेती होगी उसको क्या करेंगे अपने पास रख लेंगे, जो बचा होगा और जो बाकी होगा उसको मार्केट में बेच देंगे। जो ट्रेडर होगा, व्यापारी, उसको खरीद लेंगे और बाकी टाउन्स और सिटीज़ में
बेच देंगे उसको। तो देखो जो गरीब है वो अपने पास रख रहा है, जो अमीर है कुछ बेच दे रहा है। तो तेजपाल सिंह जो कि एक लार्ज बड़ा फार्मर है, उसके पास 350 कुंटल का सरप्लस हुआ है अपनी ज़मीन से। तो वो क्या करेंगे कि वो उसको रानीगंज मार्केट में बेच रहे हैं। तो तेजपाल क्या करेगा इस अर्निंग से? तो लास्ट ईयर तेजपाल ने इस मनी को क्या करा, अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। लास्ट में इसकी सेविंग को यूज़ करके सविता और जो बाकी लोग थे उनको लोन के फॉर्म में उसने यूज दिया, जिससे कि उसकी और इनकम बढ़ती गई। और साथ ही साथ उसने अपनी वर्किंग कैपिटल फार्मिंग को और अच्छे से दुरुस्त किया, अच्छी मशीनरीज परचेस करी। और तेजपाल इस साल ये प्लान कर रहा है कि एक नया ट्रैक्टर खरीद ले, और उसके वजह से उसकी जो कैपिटल है वो और बढ़ सकती है, फिक्स्ड कैपिटल। तेजपाल क्या होता है कि अदर लार्ज और मीडियम फार्मर्स के इस तरह क्या करेगा कि सरप्लस को बेच के फिर उसको बचा के रखेगा, फिर उसको नेक्स्ट सीजन में यूज़ करेगा, या फिर उसको लोन्स देगा लोगों के लिए। सम फार्मर्स क्या होता है कि उस सेविंग को यूज़ करके कैटल्स मवेशी को खरीदते हैं, ट्रक्स खरीदते हैं, या फिर अपनी शॉप्स को सेटअप करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। वॉच दिस वीडियो 2 or 3 times. Okay students, if you have any doubt you can ask this question directly in the comment box section. Thanks for watching and God bless you all.